हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम दर्पण। अगर आप भी क्लास 10 के स्टूडेंट हो और 17 फरवरी को पेपर देने जाने वाले हो तो मैं एक वायरल पेपर करा रहा हूं जो 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। तो वीडियो को स्किप मत करना, वरना हो सकता है तुम फेल हो जाओ, क्योंकि ये पेपर आपके एग्जाम में जरूर से आने वाला है। जिसका मैंने सेक्शन ए पार्ट पूरा क्लियर करा दिया है और अब मैं कराने जा रहा हूँ इसका सेक्शन बी। तो सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। देखो, जैसा कि मैंने इंस्ट्रक्शन पार्ट में बताया था कि दिस सेक्शन हैज 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन होंगे, वेरी शॉर्ट वाले होंगे, और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 2 मार्क्स का होगा। तो आज के इस लेक्चर में हम अपने 10 मार्क्स पूरे के पूरे क्या कर लेंगे? पक्के कर लेंगे। 10 मार्क्स पूरे के पूरे क्या कर लेंगे? कंफर्म कर लेंगे। ओके, 10 मार्क्स पूरे के पूरे हम क्या कर लेंगे? कंफर्म कर लेंगे। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? फाइंड द वैल्यू ऑफ सी for which the following pair of linear equations has infinitely many solution। ये एक इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन क्या है? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। तो सी की वैल्यू बताना है। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का सबसे पहले तो केस पता होना चाहिए। क्या होता है? तो देखो, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का तो केस होता है। अब सवाल ये है कि ए कैसे पता लगेगा, बी कैसे पता लगेगा, सी कैसे पता लगेगा। तो उसके लिए एक मैं रफ पेज ले लेता हूं और बताता हूं कि कैसे होगा। देखो, सबसे पहले तो मैं ये जो इक्वेशन दी हुई है इसे लिख लेता हूं, सी एक्स प्लस 3y, दूसरी साइड सी को लेकर आता हूं इस साइड, तो ये प्लस का है तो माइनस का सी, ये माइनस का है तो हो जाएगा प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ऐसी दूसरी इक्वेशन को भी लिख लूंगा मैं, ये है 12x प्लस सी वाई प्लस, इधर लेके आऊंगा c को तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब ए बी सी की वैल्यू कैसे पता लगेगी? तो उसके लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन से, जो कि होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन के लिए होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन में 0। कंपेयर करता हूं तो यहां से मुझे a1 की वैल्यू जो मिलती है वो है c, b1 की जो वैल्यू मुझे मिलती है वो है 3, c1 की वैल्यू, c1 सिर्फ c नहीं होगा, जो बचा है वो सारा का सारा मेरा c1 होगा। ध्यान रखना, यही बच्चा गलत कर जाता है। तो c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस सी प्लस का 3। ओके, यहां देखते हैं a2 की वैल्यू क्या होगी। इसको अलग पेन से लिख लेता हूं मैं। a2 की वैल्यू क्या होगी? 12। ठीक है, b2 की वैल्यू क्या हो गई? b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो b2 की वैल्यू हो गई c, और c2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस c है तो माइनस का c लिखना पड़ेगा। अब इस इक्वेशन में पुट करके कंपेयर करते हैं। a1 अपॉन a2 की वैल्यू रखता हूं। a1 कितना है? c, ये हो गया c। a2 कितना है? 12, तो ये हो गया 12 इज इक्वल टू b1 कितना है? 3, b2 कितना है? c इज इक्वल टू c1 कितना है? माइनस c प्लस का 3 अपॉन में c2 कितना है? माइनस c। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इन तीनों में से किसी भी दो को लेना है और दो को लेके इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो मैं क्या करता हूं, जो आसान दिख रहा है अपने को इजी, इसे ले लेता हूं, इससे ही मैं वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। देखो कैसे करेंगे। यहां लिख लेता हूं मैं c अपॉन में 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन में c। एक बार मुझे कंफर्म करना कि ये जिस पेन से मैं लिखता हूं वो आपको कंफर्टेबल तो है, या फिर मैं ये ब्लैक वाली पेन यूज करूं। एक बार देखो इससे कैसे लिख पाएंगे हम, आप मुझे बताना। c का c में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा c स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का 3 में होगा, 12 3 होता है 36। वैल्यू फाइंड करूंगा मैं तो c इज इक्वल टू 36 जाएगा अंडर रूट में, और इसे सॉल्व करूंगा मैं, यहां कर लेता हूं, और इसे सॉल्व करूंगा तो c की वैल्यू हो जाएगी 6। c की वैल्यू हो जाएगी 6। ये हम ना हो जाएगा फाइनल आंसर। तो यहाँ अगर इतना आपको समझ में आया तो ये भी आपके 2 मार्क्स क्या हो गए? बिल्कुल पक्के हो गए।
आई बात समझ में? आ जाओ ऐसे इसका क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। बच्चों पेन और कॉपी लेके बैठना, इसका बी कर लेते हैं। इंस्ट्रक्शन पार्ट में बताया था ना मैंने कि इंटरनल चॉइस होगी, तो देखो आपको या तो ए वाला कर सकते हो या तो बी वाला करते हो, ऑप्शन है। तो इसमें मैंने ए वाला तो बता दिया आपको, अब बी वाला सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। कॉपी और पेन आप लेके बैठो, ठीक है, साथ के साथ ये सारे क्वेश्चन लिखते रहो, नहीं तो बाद में फिर मौका नहीं मिलेगा आपके लिखोगे। और एक बार खुद से ट्राई करके देखो, ठीक है, क्योंकि पेपर आपको देना है तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक है। पेपर आपको देना है तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, तो बार बार प्रैक्टिस करो इसकी, लिख के देखो, सॉल्व करके देखो इसको। देखो क्या बोला है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 65, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 60 और x और y की वैल्यू बतानी है। तो ये क्वेश्चन जो है ना आपका लेसन 3 से है। लेसन 3 क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से है ये। तो देखो यहाँ कोई भी इक्वेशन बराबर नहीं है तो मुझे बराबर करना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लेता हूं और नीचे वाली इक्वेशन में मैं 3 का मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बना, 2 3 जा 6, तो ये हो गया 6x प्लस 2 2 जा 4y इज इक्वल टू 2 में 65 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 130, क्योंकि 60 होता तो 120 हो जाता और ये हो गया 130। दूसरी इक्वेशन क्या है, 3 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 6x प्लस का साइन है प्लस लिख लो, 3 का 3 में होगा तो 9y इज इक्वल टू 3 का इसमें होगा तो 6 3 जा 18 को 180। अब हम यहाँ क्या करते थे, दोनों इक्वेशन तो हो गई बराबर, कम से कम एक पार्ट होना चाहिए बराबर, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। आगे बात समझ में। अब 6x ये सेम है तो कट जाएगा, कटा क्यों, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू प्लस की है नीचे वाली वैल्यू माइनस की है, तो ये कट गया। ऊपर वाली वैल्यू देखो प्लस की है और नीचे वाली वैल्यू माइनस की है, तो हो जाएगा प्लस और माइनस मिलके माइनस बनता है, तो क्या बचेगा, तो 5y बचेगा, बट साइन बड़े नंबर का लगेगा और बड़ा नंबर 9 है। अब ये प्लस रह नहीं गया, अब ये माइनस हो गया है, इज इक्वल टू 130 में से 180 माइनस करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, 50। यहाँ आपको पता है कि सर माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाना चाहिए, तो y की वैल्यू आ जाएगी 50 अपॉन में 5 और डिवाइड करूंगा इसे मैं, तो अगर डिवाइड करूंगा इसे मैं तो y की वैल्यू हो गई मेरे पास 10, ठीक है, y की वैल्यू हो गई 10। अब इसी y की वैल्यू को किसी भी एक, जो मेरा ओरिजिनल इक्वेशन है, ये इक्वेशन तो मैंने चेंज की हुई थी, ये इक्वेशन तो मैंने चेंज की हुई थी, तो इसमें नहीं, जो मेरी ओरिजिनल इक्वेशन है किसी भी एक में रखूंगा और मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो सपोज मैंने अगर इसको इक्वेशन 1 बोला है और इसे इक्वेशन 2 बोला है, तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 में सपोज मैं पुट करता हूं, या फिर आप 2 में कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसमें भी आपको इजी लगता है उसमें ट्राई कर लो। चलो मैं 2 में रख लेता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ, तो मैं लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ y in वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। किस में पुट कर रहा हूं मैं, इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूं। तो इक्वेशन 2 है क्या अपनी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 60। यहां मैं y की वैल्यू पुट करता हूं, तो सारी चीजें तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, ये हो गया 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी थी 10 इज इक्वल टू 60, ठीक है। इसे सॉल्व करूंगा मैं, देखो तो ये तो 2x का 2x ही रहेगा प्लस 30 इज इक्वल टू 60। अब इस 30 को मैं जब दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 60 माइनस 30। इसे जब सॉल्व करेंगे हम तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 30 और x की वैल्यू हो जाएगी 30 अपॉन में 2, डिवाइड करूंगा तो x की वैल्यू आ गई 15। ये इस तरह जैसे मैं रेक्टेंगल लगा रहा हूं ना, रेक्टेंगल लगा के आपको दोनों जगह ऐसे आंसर लिखना पड़ेगा, वरना कई बार एग्जामिनर चेक कर रहा होता है, हम ही खुद पेपर चेक करने जाते हैं ना,
तो फिर लगता है कि बच्चे ने आंसर लिखा कहाँ है, यही नहीं पता लगता है। तो बस ऐसे ही 2 नंबर का क्वेश्चन है, हम 1 नंबर देख के 1.5 नंबर देख के आगे बढ़ जाते हैं, तो वो वाली गलती आपने करनी नहीं है। इसे दोनों आंसर है तो दोनों को मैंने रेक्टेंगल में कर दिया और आंसर लिख दिया, तो यहाँ मेरे पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, एक भी नंबर कटने के चांस नहीं होंगे मेरे ऐसे, अगर ऐसे सॉल्व करोगे आप तो। चलो ऐसे ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है डी इज अ मिड पॉइंट ऑन साइड BC, किसमें, ट्रायंगल ABC में, सच दैट जिसमें एंगल ADC इक्वल है एंगल BAC के। तो हमें प्रूफ करना है, ये पार्ट हमें प्रूफ करना है। एक रफ पेज लेता हूं, क्वेश्चन समझाता हूं मैं और कैसे इसे करोगे वो भी बताता हूं। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूं, ठीक है। देखो क्या बोला है, एक ट्रायंगल है ABC, तो सबसे पहला काम मेरा जो होगा, मैं बना लूंगा एक ट्रायंगल ABC, मैं बना लूंगा एक ट्रायंगल ABC। अच्छा कमेंट करके मुझे बताना कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो, जरा मैं भी तो देखूं मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुंच गई है, कहाँ कहाँ के बच्चे ऐसे हैं जो खूब मन लगा के अपनी तैयारियां कर रहे हैं। तो ABC हो गया, ट्रायंगल ABC बन गया। D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये जो BC है ना, D इसका, ये रहा D इनका मिड पॉइंट है। तो यहाँ मैंने पॉइंट दिया एक D और इसको क्या कर दिया मैंने, मिड पॉइंट इस तरीके से कर दिया। ओके, अब बोल रहा है कि एंगल ADC, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये किसके इक्वल है, BAC इस पूरे एंगल के इक्वल है। ये जो एंगल है इस पूरे एंगल के इक्वल है। आगे बोल रहा है CA कहाँ आ रहा है, ये रहा CB ये रहा और ये CD। जनरली कह क्या रहा है कि ये जो छोटा सा ट्रायंगल हमें दिख रहा है, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है, हमें बड़े वाले ट्रायंगल के अगर सिमिलर प्रूफ कर दूं, जैसे ADC को मैं ABC के अगर सिमिलर प्रूफ कर दूं, तो हो सकता है यही पूछ ही रहा है कि इस वाले ट्रायंगल को क्या कर दो आप, सिमिलर कर दो। तो अब करेंगे कैसे जिससे हमारे एक भी नंबर ना कटे। तो सबसे पहली चीज तो जो दिया हुआ है उसे लिख लो, सबसे पहला काम अपना होना चाहिए जो दिया हुआ है। तो यहां लिखो अब गिवन। अब गिवन में क्या दिया हुआ है, तो आप बोलो सर कि एंगल ADC जो है वो इक्वल है किसके, एंगल BAC के, ये हमको दिया हुआ है। आगे बात समझ में, इतना देने के बाद अब जो प्रूफ करना है वो भी लिखना हो आप, जो प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, CA का होल स्क्वायर इज इक्वल टू है CB इंटू CD के। स्टार्टिंग करते हैं अब यहाँ से, ये लिखना है बिल्कुल, यहाँ मार्किंग होती है, हाफ मार्किंग चलती है यहाँ CBSE में, ठीक है। इस बातों का ध्यान रखना पड़ता है आपको, वरना फिर यहीं आपके हाफ नंबर कट जाएंगे। इसके बाद आप क्या करोगे, अब लिखोगे प्रूफ, अब लिखोगे आप अपना प्रूफ जो करना है। मैंने क्या बोला था, छोटे वाले ट्रायंगल को इस बड़े वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट सिमिलर प्रूफ करना है। तो ले लो आप इन ट्रायंगल ADC में बात कर रहा हूं, एंड ट्रायंगल BAC बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया BAC, इतना हो गया, ठीक है। इसके बाद अब क्या करोगे, इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, पहली चीज तो दी हुई है, इसे लिख लो कि सर ADC इक्वल दिया हुआ है किसके, तो BAC के इक्वल होगा। कौन से रूल से, तो आप बोलो सर ये तो ऑलरेडी हमें गिवन है, क्या है, गिवन है ना। दूसरी चीज क्या है इसमें, अगर तुम ध्यान दो तो इसमें बोला कि एंगल C इक्वल होगा एंगल C के, क्यों, क्योंकि ADC में एंगल C आ रहा है, ऐसे ही BAC इसमें भी एंगल C आ रहा है। तो ये तो क्या हो जाएगा अपना, इसे तो बोलो कि सर ये तो हो गया कॉमन। ओके, अगर कॉमन हो गया तो मैं बोल सकता हूं कि ट्रायंगल ADC सिमिलर हो गया ट्रायंगल BAC के। कौन से रूल से होगा, तो आप बोलोगे सर एंगल
रूल से ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया, एंगल एंगल वाले सिमिलरिटी रूल से ये हो गया। अब बात आती है कि सर हमें तो ये प्रूफ करना था, इसे कैसे हम लिखें? तो जरा ये देखो, यहीं मैं तुमको एक आसान तरीका बताता हूँ, जरा देखना। मैं सी ए को ले रहा हूँ, सी ए को, तो यहाँ लिखा मैंने सी ए, तो दूसरे साइड भी क्या लिखना पड़ेगा मुझे? तो दूसरी साइड भी ऐसे ही मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सी बी। ये दोनों साइड का रेशियो किसके बराबर होगा? जैसे मैंने ये लिखा, ऐसे ही मैं लिख रहा हूं सी डी, सी डी, सी डी, ऐसे ही लिख लो सी ए। क्या हो गया, सी ए। ओके, अगर इतना समझ में आ गया तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बस करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करते देखो, सी ए यहाँ भी है, सी ए यहाँ भी है, ये हो गया सी ए का स्क्वायर, और ये हो गया सी बी इंटू सी डी, और ये हो गया प्रूव्ड, ये हो गया प्रूव्ड। ओके, यहाँ प्रूव्ड आ गया समझ में ये क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ में, तो आ जाओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है, प्रूफ दैट टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। समझ में तो नहीं आया होगा, तो आ जाओ दूसरा पेज लेके पहले इस क्वेश्चन को समझाता हूं और कैसे करना है फिर वो बताता हूं मैं। क्या कह रहा है कि एक सर्कल है, ये हो गया एक सर्कल, ठीक है, जिसका सेंटर ओ है, तो यहां मैंने सेंटर लिख दिया ओ। अब इससे अगर कोई टेंजेंट जाती है, ये टेंजेंट, ये हो गई टेंजेंट, टेंजेंट का नाम है एक्स और वाई, ठीक है, टेंजेंट का नाम होगा एक्स वाई। अगर इस पॉइंट से मैं कोई भी लाइन, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब है कि इस लाइन ने, एक्स वाई ने जहां सर्कल को टच किया है उसे ही बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इस मैं सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कोई भी लाइन अगर ड्रॉ करूंगा तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। इसका मैं नाम देता हूं पी, ठीक है। ये तो था सारा क्वेश्चन, तो समझ में आ गया। अब करना कैसे है वो देखो। प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में हमें सबसे पहले तो गिवन लिखना होता है, गिवन। तो मैं लिख लेता हूं गिवन। गिवन क्या है? अ सर्कल, अ सर्कल, अ सर्कल विद सेंटर ओ, कि एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है। और दूसरी चीज क्या बोली है कि ये एक्स वाई पे, एक्स वाई के साथ क्या हो जाता है, पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस पे, बिल्कुल यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इसको भी लिख लूंगा मैं विद टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट क्या है मेरी, एक्स वाई है, टेंजेंट एक्स वाई एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी, है ना। एक्स वाई पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है मेरा, पी है। गिवन चीज तो मैंने लिख लिया कि जो अपन को दी हुई है। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, समझ में तो आ गया होगा कि इस एक्स वाई पर ओपी क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई, यही हमें प्रूफ करना है। आई बात समझ? इतना हो गया। तो इतना हो जाने के बाद अब हमें हमारी प्रूफ स्टार्ट करना है। अब लिखना है प्रूफ। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी करेंगे। जैसे यहां से एक मैं लाइन लेकर आता हूं, एक मैंने लाइन ड्रॉ की जो इस सर्कल को एम पे इंटरसेक्ट करती है और यहां इस लाइन को क्यू पे इंटरसेक्ट करती है। ओके, प्रूफ में करते हैं। अगर यहां आप ध्यान दो, मैं लिखूं ओपी इक्वल टू, ये जो ओपी है वो ओ एम के इक्वल होगा, ओ एम के इक्वल होगा, ओपी ये क्या ओ एम के इक्वल होगा। तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल होना चाहिए। क्यों होगा? तो आप बोलोगे सर ये तो रेडी है, क्या है, रेडी ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल कि मतलब एक ही सर्कल है, ये भी ओपी भी रेडियस है, ये भी ओएम भी रेडियस है। इतना अगर समझ में आ गया तो चलो आगे करते हैं। अब जरा ध्यान दो, क्या ओ एम जो है, ओ एम वो छोटा होगा ओ क्यू से? ओ एम जो है वो ओ क्यू से छोटा होगा, बिल्कुल साफ साफ दिख भी रहा है। ऐसे ही
तो ओपी भी छोटा होगा किससे? ओक्यू से। ओपी भी छोटा होगा किससे? ओक्यू से, क्योंकि ओपी और ओएम तो बराबर है ना, ओपी और ओएम तो बराबर है। अगर ओएम ओक्यू से छोटा है इसका मतलब ओपी भी क्या है? छोटा है। अगर इतनी बात समझ में तुम्हारे आ गई तो 90% क्वेश्चन तो यही हो गया सॉल्व। इसका मतलब सच दैट आप क्या बोल सकते हो? ओपी इज द शॉर्टेस्ट side on tangent xy, tangent xy, है ना, कि ओपी ही क्या है? सबसे छोटी लाइन है ओपी। अगर सोचो यहां से मैं एक लाइन इस तरह ड्रॉ करूं, इसके ऊपर ऐसे ड्रॉ करूं मैं, तो वो लाइन भी क्या होगी? एक तरह से यहां तक रेडियस ही होगी। मतलब कहीं भी इस टेंजेंट के ऊपर ड्रॉ करूंगा तो वो रेडियस ही होगी, है ना, मतलब ओपी के बराबर होगी। तो मैं लिख सकता हूं हेंस, लास्ट वाली लाइन में हेंस मैं लिखूंगा हेंस ओपी, इसका मतलब ओपी क्या है? परपेंडिकुलर है एक्स वाई के, और ये हो जाता है प्रूव्ड। अच्छा, ये क्वेश्चन देख के कुछ याद नहीं आता है तुम्हें? ये क्वेश्चन देख के, ये जो मैंने अभी कराया है ये वाला क्वेश्चन, और इससे पहले ये जो मैंने ट्रायंगल वाला क्वेश्चन कराया है, ये जो ट्रायंगल वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक के। ये वाला क्वेश्चन तो आपका चैप्टर 10 जो है, चैप्टर 10 में आपने सर्कल होगा, है ना, सर्कल का ये 10.1 वाली थ्योरम है, 10.1 वाली थ्योरम है, 10.1 वाली ये थ्योरम है। और ये थ्योरम आई हुई है आपको 2 नंबर के लिए। अगर समझ अभी तक नहीं समझ में आई थी और अब समझ में आई हो तो बहुत बहुत अच्छी बात है ये कि समझ में आ गई। और समझ आ गई हो तो ऐसे वीडियो को कंटिन्यू करना। चलो कोई नहीं, अगर ये समझ में आ गया हो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? बुक वाला ही क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का। ध्यान से देखो, ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नो का ये बुक वाला ही क्वेश्चन है। कैसे करते हैं आ जाओ बताता हूँ इसको। आप ना एक बार मुझे कंफर्म कर देना कि मुझे कौन सी पेन यूज कर रही है, आपको विजिबिलिटी किसकी ज्यादा है। cos 45, cos 45 की वैल्यू क्या होती है? cos 45 की वैल्यू क्या होती है? तो 1/√2 हो जाएगी, है ना। आगे बोल रहा है sec 30, sec जो होता है, sec थीटा जो होता है cos का उल्टा होता है 1/cos थीटा। तो cos 30 की जो वैल्यू होती है, cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। इसी को मैं उल्टा करके लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा ये 2/√3। ओके, प्लस कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो इसे भी मैं उल्टा करके लिख लूंगा 2/1। ठीक है, अब क्या करना है? यहां तो देखिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। देखो सबसे पहले तो इसको मैं एलसीएम ले लूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से। 1 का मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ, √3 का मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ, और इन दोनों का आपस में कर लूंगा। एलसीएम लेने का सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू को ऐसे ही मैं रहने देता हूं एज इट इज। तो ये हो गया 1/√2। इसे सॉल्व करूंगा मैं, 1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 2, प्लस √3 का 2 के साथ होगा तो 2√3 अपॉन में √3 का 1 में होगा तो √3 आ जाएगा। एक बात का और ध्यान रखना, ये जो मेन फ्रैक्शन है ना, इसको आप हमेशा बड़ा लिखना नहीं। कई बार एग्जामिनर तो छोड़ो, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। इसे कैसे सॉल्व करते हैं आप जरा देखो, यही बहुत बच्चों को दिक्कत होती है। तो मैंने लिखा 1/√2, और ये जो आपका ये वाला चीज है ना, ये रेसिप्रोकल होके आ जाएगी। रेसिप्रोकल का मतलब देखो, रेसिप्रोकल ऊपर आ गया √3 और अपॉन में आ गया 2 प्लस 2√3। सबसे बेस्ट तरीका है, नीचे वाले पार्ट को जो था उसको क्या हो गया रेसिप्रोकल करके लिख दिया। आगे
अब क्या कर लेना है, चुपचाप मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे होता है, तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ होगा और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है ना, मल्टीप्लाई हो जाता है। जरा मल्टीप्लाई करते हैं इसका, देखो 1 का रूट 3 के साथ होगा तो क्या आ गया, रूट 3 आ गया। ओके, यहां संभल के करना है आपको। एक रूट 2 का एक बार मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो ये आ गया 2 रूट 2, प्लस का साइन है तो प्लस लिख लिया। रूट 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि रूट वाले का मल्टीप्लाई सिर्फ रूट के साथ ही हो सकता है, बिना रूट वाले के साथ नहीं हो सकता। तो 2 को आप एज इट इज लिख लो, और रूट का मल्टीप्लाई रूट 3 के साथ होगा तो ये आ जाएगा रूट 6। ओके, यहां क्या करना है अब आपको, ये जो 2 दिख रहा है दोनों के पास 2 दिख रहा है, इसे हम कर लेंगे कॉमन। इसे क्या कर लेंगे, हम कॉमन कर लेंगे। तो क्या बचेगा, न्यूमरेटर का पार्ट तो एज इट इज लिखो आप, न्यूमरेटर 2 कॉमन किया तो ब्रैकेट में बचा रूट 2 प्लस रूट 6 हो गया। इतना करने के बाद अब हमें न्यू डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर नहीं रखना चाहिए। मैथ का रूल है कि इरेशनल नंबर हम कभी भी नहीं छोड़ते हैं। तो इसका मतलब हमें यहाँ करना पड़ेगा रेशनलाइज। हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज। तो यहां हम करेंगे रेशनलाइज। रेशनलाइज क्या होता है, तो ये जो नंबर लिखा हुआ है मैं सेम नंबर का न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, बट साइन को चेंज कर लूंगा। साइन को क्या कर लूंगा, मैं चेंज कर लूंगा। तो कैसे करेंगे ये देखो, सबसे पहले तो रूट 3 को मैंने रूट 3 लिखा। देखो रेशनलाइज करने का मतलब होता है कि रेशनल इरेशनल नंबर को हटाना डिनोमिनेटर से, उसे ही हम रेशनलाइज करते हैं कि रेशनल नंबर में बदल दिया इरेशनल नंबर को। ठीक है, और हम अपोजिट साइन से क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ एटलीस्ट लास्ट में एक आइडेंटिटी लग जाएगी, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो आगे बताता हूं कैसे लग जाएगी। देखो तो ये क्वेश्चन लिखा मैंने, ये था 2 रूट 2 प्लस रूट 6 था। इसमें मल्टीप्लाई करना है रूट 2 माइनस रूट 6 का, अपॉन में रूट 2 का मल्टीप्लाई होगा रूट 6 का। दोनों को ऊपर नीचे कर लिया। मल्टीप्लाई होगा कैसे, रूट 2 का एक बार रूट 3 के साथ होगा, रूट 6 का एक बार रूट 3 के साथ होगा। तो जब रूट 2 का रूट 3 के साथ होगा तो ये हो गया रूट 6, माइनस का साइन है माइनस, रूट 3 का होगा तो इसे लिखूंगा मैं रूट 18। आगे ध्यान देते हैं, देखो जब इनका मल्टीप्लाई करूंगा मैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, जब इनका मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो जरा ध्यान दो तुम, मल्टीप्लाई का बस साइन आ जाएगा। ये क्या है, a, ये है b, बीच में प्लस है। ये क्या है, a माइनस बी, मतलब ये किसकी आइडेंटिटी बन रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो ये एक स्टेप में डायरेक्ट लिख लेता हूं, उम्मीद करता हूं यहां समझ में आ जाएगा आपको। तो मैंने लिखा a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस b मतलब रूट 6 का स्क्वायर। ओके, और जो कॉमन वाली चीज थी बड़ा ब्रैकेट लगा के उसको ऐसे ही रहने दिया। इसको अब सॉल्व करता हूं मैं तो ये आ गया रूट 6 माइनस रूट 18। ओके, स्क्वायर से अंडर रूट हो जाता है कैंसल, स्क्वायर से अंडर रूट हो जाता है कैंसल। तो क्या बचा 2 और ब्रैकेट में बचेगा ये 2 और माइनस का 6। ओके, आगे देखो क्या करेंगे, हो गया इतना। तो ये हो गया रूट 6 माइनस रूट 18 को जरा देखो, ये रफ वर्क है मेरा, मैं यहाँ थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ। रूट जैसे ये रूट 18 है, ये रफ है, रूट 18 है। रूट 18 को मैं लिख सकता हूँ अंदर, अगर 18 के सारे फैक्टर कर लूं, 6 3 जा होता है तो 2 मल्टीप्लाई 3 6 हो गया, और ये 6 3 जा 18 हो गया। मतलब दो मिल के एक बाहर आ जाता है, पेयर बाहर आता है, तो 3 रूट 2 लिख सकता हूं मैं, है ना। रूट 18 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 रूट 2। तो मैं इसे लिख लेता हूं यहाँ 3 रूट 2। ओके, यहां देखो 2 में से 6 माइनस करूंगा तो क्या आएगा, माइनस का साइन लगेगा,
क्या आ जाएगा 4, माइनस का 4, और माइनस के 4 में जब 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस का 8। फिर फंस गया क्वेश्चन, कभी भी माइनस डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, एक तरीका होता है कि ऊपर और नीचे माइनस का मल्टीप्लाई कर लो, और एक आसान तरीका है कि आप सबके साइन बदल दो। सबके साइन का मतलब ये क्या है, प्लस का है तो इसको माइनस कर दूंगा, ये माइनस का है तो इसको प्लस कर दूंगा, ये माइनस है तो इसको प्लस कर दूंगा। देखो कैसे, माइनस था प्लस में लिख दिया, ये प्लस का था माइनस में लिख दिया, इधर ऐसे, ठीक है, माइनस में, ये माइनस में लिख दिया, और √3 √2 क्या था, माइनस में था तो इसको प्लस में लिख दिया 3 √2, और ये बन जाता है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, मैंने इसे √3 को पहले लिख दिया, ये आपका बन जाता है फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया, पर क्या करें, पूछे जाने के सबसे ज्यादा चांस है, ये पेपर में जरूर आएगा आपके। चलो ऐसे ही करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर लास्ट ही है, क्वेश्चन नंबर 25 करना है, और 25 में देखो एक तो है, या तो आप ए करो या तो आप बी करो, पर मैं तो आपको दोनों करके दिखाऊंगा। तो आ जाओ पहले ए वाला पार्ट करते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, एक छोटा सर्कल है उसका एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ लार्जर सर्कल, कि एक छोटा सर्कल है उसका एरिया इक्वल है दूसरा एक सर्कल है उसके सेक्टर के बराबर, जिसका एंगल कितना है 120 का। द रेडी ऑफ द स्मॉलर सर्कल एंड द लार्जर सर्कल, मतलब रेडियस जो लेना है, छोटे वाले के लिए स्मॉल आर लेना है और बड़े वाले के लिए कैपिटल आर लेना है, तो हमें इन दोनों का रेशियो बताना है क्या होगा। चलो फिगर से अच्छे से समझाता हूं क्या बोला है क्वेश्चन। देखो बोल क्या रहा है, जैसे ये एक सर्कल हो गया, ठीक है, मैंने बोला कि ये मेरा स्मॉल वाला है, ये मेरा स्मॉल वाला सर्कल है, ठीक है, ऐसे ही ये मेरा एक सर्कल हो गया जो कि लार्जर है, लार्जर है, तो इसका एरिया जो होगा क्या होगा, पाई आर का स्क्वायर। इसमें बोला है कि सेक्टर का एरिया लेना है, तो ये रहा सेक्टर। अब लार्जर सेक्टर बोला है, तो लार्जर सेक्टर का मतलब है ये वाला एरिया, इसका जो एरिया होगा, एंगल दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, एंगल कितना बोला है इन्होंने कि एंगल है 120 का, तो इसका लार्जर एरिया क्या है, एरिया ऑफ, यहां मैं लिख लूंगा एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, लार्जर सेक्टर, सेक्टर की बात की है, एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ये दोनों चीज क्या है, ये दोनों चीज बराबर है, ठीक है। तब पूछ रहा है इनके रेडियस का रेशियो क्या होगा। अच्छा बड़े के लिए कैपिटल आर लिखना है, तो मैं भी यहाँ कैपिटल आर लिख लेता हूँ, ठीक है, दोनों का एरिया बराबर है। तो सबसे पहले तो इसे मैं सॉल्व कर लेता हूँ एरिया के लिए, ये मल्टीप्लाई में ट्रांसफर करूंगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको लिखा ए अपॉन पाई, ठीक है, ये हो गया स्मॉल वाले के लिए आर का स्क्वायर। ऐसे ही बड़े वाले के लिए लिख लेता हूं ए, एक काम करता हूं इसको मैं a1 कर लेता हूं a1, और इसको a2 कर लेता हूं, और मेरे केस में a1 और a2 क्या है, दोनों बराबर हैं। ओके, a1 और a2 क्या है, दोनों बराबर हैं। अगर यहां से रेडियस की वैल्यू निकालता हूं मैं, पहले इसको सॉल्व कर लेता हूं थोड़ा सा कि a2 आ कितना रहा है, क्योंकि एंगल दिया हुआ है, एंगल कितना है 120 का, 120 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर, 0 से 0 गया, 12 1 जा और 12 3 जा, ये हो गया a2 की वैल्यू हो गई 1/3 पाई आर स्क्वायर, a2 की वैल्यू हो गई 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर के लिए सॉल्व कर लेता हूं मैं, तो a2 ये मल्टीप्लाई का है तो जाएगा डिवाइड में, पाई हो गया। अब ये मैंने क्या बोला है, रेसिप्रोकल होके जाएगा, तो उल्टा लिख लो, ऊपर 3 नीचे 1, ये हो गई आर कैपिटल वाले की वैल्यू, है ना, ये दोनों हो गई। अब एट अ टाइम क्या बोला है कि a1 और a2 दोनों का बराबर था, एरिया दोनों का बराबर था, मुझसे क्या पूछा है, रेशियो, रेशियो किसका, पहले तो मुझे रेशियो किसका लिखना है,
देखना एक बार छोटे वाले का और फिर बड़े वाले का। तो ठीक ऐसा ही करूंगा मैं, रेडियस का स्क्वायर अपॉन में के बड़े वाले का रेडियस का स्क्वायर, और ये कितना है a1 अपॉन में पाई मेन फ्रैक्शन 3 अपॉन में पाई। जरा बताओ क्या पाई से पाई कट जाएगा, a1 और a2 बराबर है तो कट जाएगा। तो बचा क्या मेरा, मैं बोलूंगा r का स्क्वायर और कैपिटल R का स्क्वायर इज इक्वल टू जो बचा है मेरे पास 1 अपॉन में 3। इसे जरा देखो, क्या मैं इस R अपॉन कैपिटल R दोनों का स्क्वायर लिख सकता हूं कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया 1 अपॉन 3, और जब स्क्वायर दूसरी साइड जाता है इज इक्वल टू के, तो ये क्या बनता है अपना अंडर रूट बनता है। तो R अपॉन R इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट में 1 और अंडर रूट में 3। तो इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन अंडर रूट में 3। अब बात आती है कि मैंने अंडर रूट में 1 को क्यों नहीं लिखा, तो अंडर रूट 1 की वैल्यू बेटा वही हो जाती है। तो R रेशियो R क्या हो गया मेरे पास, मैं बोलूंगा 1/3। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। आई बात समझ में, ये पूरा कंप्लीट इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, ये पूरा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। ऐसे ही और वाला पार्ट भी फटाफट करके खत्म करते हैं हम। 25 का बी वाले पार्ट को हम रीड करते हैं। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये फिगर दिया हुआ है, सेंटर क्या है इसका O है। रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। AB इज द कोड ऑफ द सर्कल। ये जो AB है ये सर्कल की कोड है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या था, टोटल बॉर्डर की लेंथ। मतलब ये चीज मुझे पता होना चाहिए और ये चीज मुझे पता होना चाहिए, तभी मैं इसका पेरीमीटर निकाल सकता हूं। अगर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं तो एक बार देखो इसका सॉल्यूशन इतना बड़ा होगा, यहां से शुरू होगा लास्ट में जाके यहाँ इसका आंसर आएगा, इतना बड़ा इसका आंसर आ जाएगा। तो 2 नंबर के लिए इतना तो नहीं करेंगे, तो हटाओ इसको। और मेरे पास एक शानदार सा चीज, बट तुमको वो याद होना चाहिए। इसके लिए स्पेशल फॉर्मूला होता है बच्चे, इसके लिए स्पेशल फॉर्मूला होता है। अगर तुमसे कभी पूछ ले तो फॉर्मूला क्या होता है, 7 पाई अपॉन में 3 प्लस 14। सेंटीमीटर में दिया है तो मैं सेंटीमीटर लिख लूंगा। ये फॉर्मूला होता है। अगर ये फॉर्मूला तुमको याद है तो चुटकियों में हो जाएगा। कैसे देखो, 7 हो गया और ये पाई अपॉन में 3। ठीक है, अब ये 14 मैंने कहां से लिखा, 14, ये जो 14 था ना एक्चुअल में ये रेडियस था। तो मतलब पूरा फॉर्मूला आपका बनता है 7 पाई अपॉन में 3 और प्लस रेडियस जिसको मैं 7 पाई अपॉन में 3 प्लस 2 रेडियस भी बोल सकता हूं। आप इस तरह भी बोल सकते हो इस पूरे फॉर्मूले को, 2 रेडियस। तो रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो ये 7 को क्या होगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा, वैल्यू रखूंगा तो ये हो गया 14। जब पूरी वैल्यू रखूंगा मैं तो पाई की वैल्यू रख लेता हूं 7 मल्टीप्लाई 3.14 अपॉन में 3 प्लस का 14। ओके, अब 7 में जब इसका मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो ये आता है 21.98 अपॉन में 3 प्लस में 14। और जब 21.98 को मैं डिवाइड करूंगा तो आंसर आता है 7.326 प्लस 14 है। और जब 14 ऐड करूंगा इसमें तो फाइनल आंसर आता है 21.326 सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर। अगर यहां तक अगर आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी तो ये भी 10 मार्क्स आपके हो गए पक्के, ये भी 10 मार्क्स आपके हो गए पक्के। आई बात समझ में। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो बेटा लास्ट में मैं आपको यही बोलूंगा, सिर्फ आप पढ़ो, आप जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, जहां से क्वालिटी मटेरियल मिल रहा है उसको फॉलो करो। क्या 100% आएगा नहीं आएगा वो आप मुझ पे छोड़ दो, थोड़ा सा भरोसा रखो मुझ पे, ठीक है। देखो जो बच्चे ये अलग अलग कमेंट कर रहे हैं ना, छोड़ो उनको, बाद में
यही बच्चे बोलेंगे कि यार पेपर खराब आया था, जितना पढ़ा वो तो कुछ आया ही नहीं, अब क्या। और आप जब पेपर देख के आओगे ना तब आपको लगेगा, तब आप बोलोगे हाँ यार मेरा पढ़ा 100% काम आया, मैंने किसी चैनल को फॉलो किया, मैंने किसी पे भरोसा किया और मुझे आया। और ये कमेंट करने वाले तो ऐसे कमेंट करते रहेंगे। तो इन बातों पे आपको ध्यान ही देना, एक पढ़ने वाले बच्चे के लिए जरूरी है कि वो पढ़े, ठीक है, वो पढ़े। और जब तुम्हारा नंबर आएगा तो तुम खुद आके बताना मुझे कि सर आया था या नहीं आया था।